कह चुके हैं। क्या मसले थे मुझे बताएं। किसी ने मुझे रोका था बिफोर इस आज सुबह, यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। कोई आप लोगों को कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो खैर वी कैन टेक इट अप इन द एंड। कौन सा? कौन से सवाल की बात करें? 2-3 अच्छा, क्या है इसमें? जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? जो आपकी ई कोर होती है ना, उसमें मिडल लेम आ जाए। वो इस तरह हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं कि ये जो लेंथ है या ये जो एरिया है कह लें, ये इस एरिया का हाफ होता है। सो दिस इज a/2। इज दैट द क्वेश्चन? मैग्नेटिक पाथ लेंथ दी हुई है ना? नहीं, मिडिल लिम्ब की नहीं दी। मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। लिखा हुआ है द ई कोर हैज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ 500, दैट मींस म्यू आर इज 500। द कोर एरिया एट द मिडिल लिम्ब इज 181 मिलीमीटर स्क्वायर। कोर एरिया एट द मिडिल लिम्ब इज 181 मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक पाथ लेंथ ऑफ 100.4 मिलीमीटर्स। ये उसने कोर की मैग्नेटिक पाथ की लेंथ दी है, इसका कोई ताल्लुक मिडल लिम्ब से नहीं। मिडल लिम्ब के ऊपर उसने सिर्फ एरिया डिफाइन किया। क्या नहीं डिफाइन की? किस चीज की लेंथ? किस चीज की लेंथ? तो किस लिए चाहिए तुम्हें? रिलक्टेंस क्या होती है? L/A म्यू, ये होती है। ये लेंथ है मैग्नेटिक कोर की विच इज 100.4। नीचे उसने एरिया दिया हुआ है जो कि आज कितना है, 181 है या कुछ इस तरह, 181 मिलीमीटर स्क्वायर्स। और इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मिलीमीटरों में या मिलीमीटर स्क्वायर्स में, यूनिट्स का ख्याल रखो। दिस इज इट। और क्या मसला? ठीक है, लेकिन सर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बुक में बना हुआ, उसमें दो एक पैरेलल में सब रेफरेंस करती हैं और एक सीरीज का। ओके, सर ये किस तरह से डील है? अगर मैं इसको यहाँ से काट के रैप अराउंड कर देता हूँ, और इफेक्टिवली होता यही है ना कि ये तुम्हारे दो पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं, किधर चला जाता है किधर चला जाता है। इनको मैं पैरेलल में रख के तो एक बना सकता हूँ। इसकी जो टोटल रिलक्टेंस है इस पाथ की, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में ला के, तो आई कैन गेट रिड ऑफ दिस एंड आई कैन से कि ये जो रिलक्टेंस है, अगर तो ओरिजिनली ये R1 थी तो ये अब R1/2 हो गई है, ये R2 थी तो ये R2/2 हो गई है, या R3 थी तो R3/2 हो गई है। कर सकता हूँ नहीं? हैविंग डन ऑल ऑफ दिस, बेसिकली आपको ये पता है कि यहाँ पे एरिया a/2 है, यहाँ पे एरिया a/2 है, यहाँ पे एरिया a/2 है। जब वो मुझे ये बता देता है कि मिडल लिम्ब का एरिया इतना था, तो इट इज इक्विवेलेंट, नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू अ सर्कुलर कोर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और इसकी जो इसकी लेंथ है वो उसने मुझे बता दी है 100.4 मिलीमीटर। इट्स जस्ट इक्विवेलेंस। बेसिकली आप यूँ देख सकते हो कि इस पाथ की जो लेंथ है ना टोटल,
यहाँ से मेजर करना शुरू किया, यहाँ पे जाके रोका, तो इस लेंथ को मैं कह सकता हूँ ये 100.4 है मिलीमीटर्स, ठीक है। इसका चूंकि हाफ एरिया था, ये जब इधर आ जाता है ये पैरेलल में है ना, ये हाफ एरिया उसको फुल कर देता है। ओके, सो इन इफेक्ट चाहे कोर ये हो चाहे कोर ये हो, आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। उसने आपके लिए काम आसान किया, आप उसको उल्टा मुश्किल देख रहे हैं। जब वो स्पेसिफाई कर रहा है दो चीजों को ना, लेंथ उसने मैग्नेटिक कोर की एवरेज लेंथ बता दी आपको, खत्म। अब आपको जमा तफरीक की जरूरत कुछ भी नहीं करना, ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट हो गए हम, ठीक है। ओके, किसने आपने सवाल किया था मुझसे वो उसके बारे में, असाइनमेंट के बारे में? हाँ बताएं, क्या सवाल था? नहीं कल नहीं, आज सुबह somebody asked me, यही सवाल था सर। चलो ठीक है, और कुछ सवाल हो तो बताइए, नहीं तो मैं अब आगे जा रहा हूँ। जी क्या निकाल लिया? इंडक्टेंस निकाली थी आपने फाइंड आउट कर लिया कि इंडक्टेंस रिक्वायर्ड कितनी है, कितनी निकाल ली थी? 25 माइक्रो हेनरी। ये आपको इसके साथ करंट का पता होना चाहिए, दो चीजें, एक तो एवरेज करंट और एक पीक करंट का पता होना चाहिए। और जो पीक करंट है वो 5.5 एम्पीयर। ओके, वो ना गिवन दीज थिंग्स, अब आपने इंडक्टर को डिज़ाइन करना है। इंडक्टर का डिज़ाइन कैसे करना है ये मैंने आप लोगों पे छोड़ा हुआ है। इंडक्टर डिज़ाइन के लिए आपकी किताब में भी एग्जांपल्स हैं बाय द वे, इफ़ यू गो थ्रू देम। आपकी मैंने यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे बताया भी था आज के, उसने माइक्रोमेटल्स की वेबसाइट के ऊपर से एक चीज़ डाउनलोड करके उससे डिज़ाइन किया था। उसका सवाल ये था कि इसी तरह करना है, मेरा जवाब ये था बिल्कुल इस तरह करना है, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड कि ये चीज़ आपने बनानी है, ये चीज़ तो रिक्वायरमेंट्स निकालना है, स्पेक्स आपने बना ली, इसको डिज़ाइन कैसे करना है? डिज़ाइन इज ऑलवेज फॉर दिस गाइज इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस। आप एक दफ़ा बनाते हैं, आप जाके चेक बैक करते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, आप उसको दोबारा वापस जाते हैं, ठीक करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ऐसे अगर मैं यहाँ पे करने लगूंगा तो हम लोग आज यहाँ पे 1.5 घंटा यही करते रह जाएंगे, सही। मैं उस प्रोसेस में से ना गुजरना चाहता हूँ, खुद मैं आप लोगों को गुजारना चाहता हूँ उसमें से। आई वॉन्ट यू टू डिज़ाइन दिस इंडक्टर फॉर मी एंड अ ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियली इफ यू कैन डू इट फॉर मी, ठीक है, so that you know how to do it once. It may take you a day or 2 days doing this, fine, I don't care. I want you to do it. लेकिन I want you to do it on your own. कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है उसमें. Please go through that thing. मैंने आपको कुछ लिटरेचर दिया था इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर डिज़ाइन एग्जांपल्स बहुत पढ़ी हैं। आप लोग बहुत तो पता नहीं क्या क्या सर्च करते हो इंटरनेट पे, ये भी देख लो, ठीक है। Spend some time on this. और एक और भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि डिज़ाइन इसका जो है ये यूनिक नहीं होता। यूनिक से मुराद ये कि हर किसी का जवाब एक नहीं आएगा। मसलन अगर किसी एक बंदे ने फिलिप्स की एक कोर चूज़ की है, एक सर्टेन टाइप की कोर चूज़ की है, उसका जवाब कुछ आएगा। किसी और बंदे ने किसी और मैन्युफैक्चर मैग्नेटिक्स की कोई कोर चूज़ किया, उसका जवाब कुछ और आएगा, ठीक है। कोर के साइजेस, और फिर ये भी क्वेश्चंस होते हैं, एक बंदा कहता है कि मैं इसको एक सर्टेन फ्लक्स डेंसिटी पे चला रहा हूँ, दूसरा बंदा कहता है कि नहीं मैं इसको फ्लक्स डेंसिटी से भी आधे पे चलाऊंगा। तो चला लो, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, your answer may not be the same as the other person's answer. It may be more expensive, it may be cheaper, it may be the best design, it may not be the best design, but it need to be a workable design. That's it. ये चौक ही है ना, ये डीसी के अंदर जो लगती हैं वो ये वाले दो किस्म के होते हैं, या तो एसी इंडक्टर्स होते हैं या डीसी इंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो ये वाले हैं ये सारे डीसी या फिल्टर इंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। जब भी जैसे आप इसको लगाते हो बक कन्वर्टर के आउटपुट के ऊपर, तो वहाँ पे ये डीसी को फिल्टर कर रहा होता है ना,
तो उस सूरत में इसमें एक सर्टेन डीसी करंट मौजूद होता है, तो इसका जो BH कर्व बनता है ना, अगर ये H इधर होता है, B इधर होता है, इसका जो BH कर्व बनता है वो कुछ इस तरह की चीज़ बनती है यहाँ पे, मतलब ऑफसेटेड एक साइड पे होती है। नॉर्मली जो AC इंडक्टर होता है ना वो यहाँ पे उसका BH कर्व बनता है, ये फ़र्क होता है। ओके, ये जो चीज़ है ये एक कांस्टेंट H, एक एवरेज H के, और ये मैक्सिमम H है। ये मैक्सिमम H जो है ना ये कॉरेस्पॉन्ड करता है फ्रॉम दिस IP एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम I एवरेज। ठीक है ना, वो जो H की वैल्यू होती है, H जो होता है वो NI से आ रहा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। करंट जो है वो डिटरमिन करता है कि आपने इसको कितना इधर मूव किया हुआ है। और ये जो जगह है ना, ये जो B है कॉरेस्पॉन्डिंगली, ये लेस देन दिस शुड बी, B मैक्स कहीं यहाँ होना चाहिए जिसके ऊपर ये सैचुरेट करता है। ये दिस इज एक्चुअली योर B मैक्स, ये मैं लिखता हूँ उसको B सैट, और ये तुम्हारा B मैक्स है। B मैक्स मस्ट बी लोअर देन B सैट टू एंश्योर कि तुम्हारा सैचुरेशन में कभी ना जाए। तो जो फिल्टर इंडक्टर होता है उसमें आपके पास ये चीज़ छोटी सी इधर बनती है और यहीं पे घूमती रहती है, और ये आपका हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। जो AC इंडक्टर होता है उसमें आपका हिस्टैरिसीस लूप यहाँ बनता है, AC के ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ जा रहा होता है, क्योंकि करंट उसमें रिवर्स भी होती है, पॉजिटिव भी जाती है। इतना फ़र्क होता है, इसीलिए इसके डिज़ाइन प्रोसेस में थोड़ा फ़र्क होता है, वो इसने बताया है आपको। अच्छा, AL, एक चीज़ मैं आपको वार्न करता हूँ, AL जो चीज़ होती है ना, इसका यूनिट क्या होता है? AL इज़ नैनो हेनरीज या माइक्रो हेनरीज पर टर्न स्क्वायर, या इस तरह का होता है। इसका जो ये जो स्पेसिफिक मैयर है, ये सिर्फ उन कोर्स के लिए वैलिड है जिसमें गैप नहीं होता, ये याद रखिएगा। अगर आप पकड़ते हैं, आप एक इंडक्टर डिज़ाइन करते हैं विद अ सर्टेन एयर गैप, उसमें ये जो AL की वैल्यू स्पेसिफाइड होती है वो काम नहीं करेगी। अगर आप उसका कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि ये गलत कर दिया। ये नॉर्मली वैलिड होती है जहाँ पे ना स्पेशल वो जो ये जो होती है ना पाउडर्ड आयरन कोर्स होती हैं, POWDERED, पाउडर्ड आयरन कोर्स। पाउडर्ड आयरन कोर्स जो वो येलो और वाइट कलर की कोर्स और इस तरह के डिफरेंट कलर्स में ना सर्कुलर डोनट शेप में आती होती हैं, इन कोर्स का AL स्पेसिफाइड हो तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग योर इंडक्टेंस। देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन अबाउट। बट दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक E टाइप कोर को पकड़ें और बीच में आप स्पेस डाल दें ऐसे करके। अब ये एयर गैप है। बहुत सारे इंडक्टर इस तरह बनते हैं, ये आपका जो इक्विपमेंट आता है इसमें इस तरह के इंडक्टर बन के डिज़ाइन होती है। ये जो एयर गैप है नॉर्मली आप इस तरह करते हो कि एक स्पेसिफिक लेंथ थिकनेस का पेपर लेके ना बीच में रख देते हो और उसको दबा देते हो आपस में कोरों को। अब कोरें आपस में टच नहीं कर पाती ना, बीच में एक फासला रह जाता है, वो एयर गैप बन जाता है। अगर और आपको पता होता है थिकनेस कितनी, आप थिकनेस से कंट्रोल कर लेते हो कि उसका डिस्टेंस कितना। सो जब आप ये कर देते हो तो जो ओरिजिनल कोर की AL वैल्यू थी वो डिक्रीज हो जाती है। ओरिजिनल कोर की AL वैल्यू अब मजीद वैलिड नहीं रहती। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था AL से रिलेटेड। हाँ, आप जो आपका बेस्ट गेस है ना वो वही है, क्या है कि इंडक्टेंस इज नथिंग बट n स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। सो इफ यू नो द पाथ रिलक्टेंस, इफ यू नो कि मैं इतने टर्न्स इस पर डाल सकता हूँ इस तार के, देन यू हैव योर इंडक्टेंस। ठीक है। अच्छा जी, जो मैंने अपने पास चीज़ें लिखी थी, मैंने हाफ ब्रिज की बात करनी थी आपसे। Okay, we are still talking about DC to DC converter.
कर्सर गुम हो गया, कहाँ चला गया? देयर इट इज। अच्छा जी, ऐसा है कि ये दिस इज सेक्शन whatever, it is on page 208 of your book, half bridge isolated buck converter. हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है और इसकी आउटपुट के ऊपर हमें 2 अदद यार एक मिनट, एक तुम्हारी बुक में फिगर 6.47 जो है ना, इसमें गलती है। ओके, ये मैं आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर। आपकी बुक में जो मैं जिस तरह बुक में फिगर बनी है वो भी बता देता हूँ आपको, और मैं आपको ये बताता हूँ क्या गलती की हुई है उसने। बुक में ये तस्वीर इस तरह बनी हुई है, बुक में ये तस्वीर इस तरह बनी हुई है, यहाँ पे लाके इसने तार तोड़ दिए, तार इसके साथ जोड़। ओके, डॉट यहाँ है, डॉट यहाँ है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर। इनपुट जो आ रही है आपकी वो ये 2 कैपेसिटर्स हैं। अगर ये C है तो ये भी C होता है, दोनों बराबर वैल्यू के कैपेसिटर्स होते हैं जो कि DC बस पे लगे होते हैं। ये आपकी प्लस माइनस V सब S अप्लाइड है, और ये तार यहाँ टर्मिनेट होती है और ये तार यहाँ टर्मिनेट होती है। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनके साथ रिवर्स पैरेलल डायोड्स जरूरी होते हैं। ओके, नाउ द एरर इन द बुक इज के ये तार इसने यहाँ पर लाके इस तरह दिखाई है, ये गलत है। इस तार को इसके मिड पॉइंट पे जोड़ना चाहिए। इस वाइंडिंग के सेकेंडरी वाइंडिंग शुड बी अ स्प्लिट वाइंडिंग। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इससे आप लोग फेमिलियर हैं, है ना? आप लोगों ने रेक्टिफायर जो बनाए थे, आप स्टैंडर्ड जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है उससे रेक्टिफायर बनाते हैं, ये वही चीज़ है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर यहाँ पर Vs अप्लाइड है और ये दोनों कैपेसिटर बराबर वैल्यू के हों तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा? Vs/2। ये कैपेसिटिव डिवाइडर बन जाता है, दोनों पर सेम वोल्टेज आएगी। अगर ये लार्ज एनफ कैपेसिटर्स हैं तो ये दोनों एक्ट करते हैं एज वोल्टेज सोर्सेस। ठीक है, उस सूरत में आप अस्यूम कर सकते हो कि यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, और ये Vs/2 कांस्टेंट रहेगी, जो मर्जी होता रहे। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर्स ऑन किए जाते हैं ये बारी बारी ऑन किए जाते हैं। मसलन इसको आप S1 कह देते हैं और इसको आप S2 कह देते हैं, और आप लेट्स सपोज कि ये आपका कुछ इस तरह का आपका ये S1 का स्विचिंग फंक्शन है और S2 का स्विचिंग फंक्शन एग्जैक्टली उतनी ही ड्यूरेशन का सेंटर्ड अराउंड हियर ऐसे है। ठीक है, सही है। ये जो विड्थ है ये छेड़ दी जा सकती है, इस विड्थ को आप फैला सकते हो। इसको अगर आप फैलाते जाएंगे तो इसकी जो मैक्सिमम स्टेट बनेगी वो ये बनेगी कि मैं
इसको यहाँ ले आऊँगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा, इसको यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। उस सूरत में ये दोनों मतलब जिस पॉइंट पे S1 ऑफ हो रहा होगा उस पॉइंट पे S2, जिस पॉइंट पे S1 ऑफ हो रहा होगा उस पॉइंट पे S2 ऑन हो रहा होगा, जिस पॉइंट पे S2 ऑफ हो रहा होगा वहाँ पे S1 ऑफ ऑन हो रहा होगा। अगर आप इनको ओवरलैप करा देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए आपका वो ट्रांजिस्टर जल जाएंगे दोनों। तो आपकी लिमिट ये है कि आप इस जगह तक पहुँच सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो आप इसको कम कितना कर सकते हैं, कम तो आप इसको 0 तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सो अब हम इस सर्टेन सिस्टम के लिए देखते हैं कि हमारी वोल्टेजेस क्या डेवलप होती हैं यहाँ पर। लेट्स कॉल दिस V sub t प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज क्या डेवलप हो रही है, यहाँ पर मैं बनाऊं इनिशियल कंडीशन का मुझे नहीं पता, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है अप टू दिस वेरी पॉइंट। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन VP, मुझे नहीं पता एट दिस पॉइंट। और मुझे क्यों नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे बताएं, नहीं तो मुझे नहीं पता, ठीक है। सो लेट्स अस्यूम कि हमें नहीं पता फॉर सिंप्लिसिटी, लड़ाई झगड़े के बगैर। इस पॉइंट के ऊपर अलबत्ता मुझे पता है कि S1 ऑन हो रहा है। अगर S1 ऑन होता है तो ये पॉइंट पॉजिटिव वाला इस जगह जुड़ जाता है और नेगेटिव वाला Vs/2 पे बैठा है। तो इसका मतलब है कि जो Vp है वो पॉजिटिव Vs/2 इस पीरियड के अंदर अपीयर होती है अप टू दिस वेरी पॉइंट। Vs/2 ये वोल्टेज अपीयर होगी जब तक अपर ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपने इसको ऑफ कर दिया, अब क्या होगा। अगर सपोज करें कि ये पहली दफ़ा ऑन ऑफ किया था तो हम ये अस्यूम करते हैं कि इसमें करंट 0 था इनिशियली प्राइमरी में। वो करंट कुछ एस्टैब्लिश होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो करंट जो है वो कंटिन्यू करना चाहेगा जिस वक्त आप इस ट्रांजिस्टर को ऑफ करेंगे तो वो करंट कंटिन्यू करना चाहेगा। इंडक्टर, जो भी इंडक्टर्स में एनर्जी स्टोर थी, कोर में जितनी भी एनर्जी स्टोर थी, वो किधर जाएगा, कौन से वाले डायोड की तरफ। गुड। सो इसका मतलब है कि अब करंट इधर से आएगा। मैं इसकी अगर वो बनाऊं तो करंट यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे ही आएगा। सही है। एक और भी छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये यू शुड नो दिस कि जब ये करंट, जब इस कैपेसिटर में करंट जा रहा है तो इधर क्या हो रहा है, इस कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्चुअली ये इस तरह है, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है इसके क्रॉस V sub S, ऐसे ही है ना, इसी वजह से ये V sub S कहला रहा है ना। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। अब ये जो करंट इसमें घुस रहा था ये इधर तो जा ही रहा था, इसके अलावा एक करंट यूं भी जा रहा है, ये जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, क्यों जा रहा है, why are you convinced कि ये करंट जा रहा है। और मेरा ये क्लेम है कि जितना ये करंट है उतना ये भी करंट है जी।
कैपेसिटर इक्वल वैल्यूज के लगाएंगे तो इक्वली वो चार्ज और डिस्चार्ज होगा। वेरी गुड पॉइंट। अगर ये कैपेसिटर बराबर वैल्यू के हैं और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल फिक्स्ड है, जो कि इसकी वजह से फिक्स्ड है, तो जब भी आप यूं करके करंट, जिस तरह ये करंट गुजर रहा है ना, अगर ये इधर जा रहा है तो वो इसको चार्ज कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है ना। जब ये चार्ज होगा तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा, जब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका वोल्टेज कम होना चाहिए या नहीं। अगर इसका वोल्टेज कम नहीं हो रहा तो ये वोल्टेज सोर्स तो काम नहीं कर रहा अपना। ये वोल्टेज सोर्स तो अपना वोल्टेज फिक्स रख रहा है। फर्स्ट के ये 100 वोल्ट पे पड़ा, ये 50 पे थे, ये 50 से बढ़ के 51 हो गया है, तो जो टोटल वोल्टेज था दोनों का सम वो जाना चाहिए 101, लेकिन ये 100 है। तो अगर ये 51 हुआ है तो ये 49 पे होना चाहिए। इसका मतलब है इसका डिस्चार्ज होना जरूरी है। इसका डिस्चार्ज कैसे होगा कि इसमें दूसरे टर्मिनल से करंट घुसती है और उसको डिस्चार्ज करती है, और ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ करंट्स होंगी अगर ये भी सी होगा और ये भी सी होगा, ठीक है, और वो करंट इस तरह फ्लो करती है। एग्री? या इसमें कोई क्वेश्चन जी? इस कैपेसिटर पे ना 50 वोल्ट, लेट्स सपोज 50 थे, इसकी पोलैरिटी क्या थी 50 वोल्ट्स की, ये प्लस ये माइनस था ना, ओरिजिनल पोलैरिटी ये थी ना। अब करंट घुस रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो कैपेसिटर की वोल्टेज कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी, तो डिस्चार्ज हो रहा है ना। वेयर जो लोअर कैपेसिटर है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट घुस रहा है और नेगेटिव से बाहर आ रहा है, तो वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये स्टेट हो, सपोज करें कि ये स्टेट है, तो इस जगह, ये जो जगह है ये जीरो पोटेंशियल पे, इस पोटेंशियल पे जुड़ी हुई है ना, बिकॉज ये डायोड ऑन है। जब ये डायोड ऑन है, ये नीचे आई हुई है, तो इसका मतलब है कि वीपी अब माइनस फुल अप्लाई हुआ है। एग्रीड? समझ में आ रही है नहीं बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंस्टेंट के ऊपर जो है ये माइनस Vs/2 के ऊपर ये जाएगा, ठीक है ना, या कंफ्यूजन है? ये जो करंट मैंने दिखाई है आपको नीली वाली, अगर ये इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है डायोड ऑन है। ये डायोड ऑन है, इसका मतलब है ये पॉइंट 0 पे जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है। अगर ये पॉइंट 0 वोल्ट्स पे जुड़ा हुआ है तो, और ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स ये तो पक्का जुड़ा हुआ है ना, जो वीपी का माइनस साइड है वो तो पक्की Vs/2 पे जुड़ी हुई है। अगर इसकी प्लस साइड जो है वो 0 वोल्ट्स पे जुड़ जाए तो इसके ऊपर माइनस Vs/2 अप्लाई हो रही है वोल्टेज, ये वो मैंने दिखाई है आपको। अच्छा, अब यहां से एक अगला सवाल उठता है कि ये कितनी देर अप्लाई होती रहेगी माइनस Vs/2? ये उतनी देर अप्लाई होती रहेगी जब तक डायोड में से बिजली गुजरती रहेगी। जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा, यहां से करंट गुजरती रहेगी, नीली वाली करंट जब तक फ्लो करती रहेगी, उस वक्त तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी। अब ये सिचुएशन कब तक ऐसी रहेगी? कब तक करंट गुजरती रहेगी? जब तक कोर रीसेट नहीं हो जाती, जब तक कोर में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो खत्म नहीं हो जाती। ओके, सो मैं सपोज अस्यूम करता हूं कि कोर की जो एनर्जी है ना वो यहां पे खत्म हो गई थी। एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे पता है कि कोर ने अपने आप को रीसेट कर दिया। वैसे बाय द वे ये गलत है मैंने जो बनाया, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर मैं इतनी वोल्टेज इतनी देर के लिए अप्लाई करता हूं तो इतनी टाइम के लिए कम से कम मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि कोर की एनर्जी खत्म हो। तो ये वैसे इसको इस तरह बनाए, यहाँ पे ये तकरीबन यहाँ तक चला जाएगा ताकि ये डब्बों के एरियाज बराबर हो जाएं। सही है ना? ओके, अच्छा, अब यहाँ पर इसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। जब इसकी एनर्जी खत्म हो गई तो इसकी जो करंट राइज कर रही थी, और मैं ये करंट अगर नीले वाले से यहीं पे बना दूं तो ये करंट ने 0 से राइज करना शुरू किया था, एक सर्टेन वैल्यू पे गई थी और अब इस वैल्यू से वापस 0 पे इस पॉइंट पे आ जाएगी। ये प्राइमरी का करंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड, नहीं अभी दूसरी साइड पे जाते हैं। मैं पहले इस जगह को देख लूं कि यहाँ पे क्या होगा जब आप सेकेंड ट्रांजिस्टर को नीचे वाले S2 को ऑन करते हैं।
तो अब S2 को ऑन करते हैं तो आप इसके ऊपर फिर आप उस पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट को 0 पे पुल कर रहे हैं। इसका मतलब है फिर आप -Vs/2 अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वोल्टेज फिर ऐसी अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ रिलीज करोगे तो ये एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए ऐसी शक्ल बननी चाहिए। क्लियर? गुड। इसका मतलब है कि जो करंट गुजरेगी वो यहाँ पर ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है? इसका मतलब है कि 25% से ज़्यादा ड्यूटी साइकिल नहीं आप दे सकते हैं। अभी देखें, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, आप अभी ये चीज़ चल रही थी तो आप इसको ऑन कर देंगे, कर दें तो ये भी तो नेगेटिव वोल्टेज ही अप्लाई कर रहा है ना, कोर को तो रीसेट करेगा, ये कोर तो रीसेट हो जाती है, उसमें कोई चक्कर नहीं। अच्छा, आप इसका साइकिल बढ़ाते बढ़ाते 50% तक ले जा सकते हैं जब ये एक दूसरे को बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं। 1 मिनट के लिए जरा इधर देखते हैं दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी साइड के ऊपर। अगर यहाँ डॉट है तो यहाँ भी डॉट मैं लगा सकता हूँ, मतलब अगर मैं स्प्लिट वाइंडिंग बना रहा हूँ, 2 वाइंडिंग्स हैं एक्चुअली, तो आई हैव अ डॉट हियर and I have a dot there. जिस वक्त यहाँ पर डॉट पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कि जब भी ये वोल्टेज ऊपर को जाती है तो जो अपर ट्रांजिस्टर है, अपर डायोड, जो अपर डायोड कंडक्ट करता है और यूं करंट गुजरता है, और जिस वक्त ये वोल्टेज रिवर्स होती है तो ये डायोड, ये वाला डायोड जो है, क्योंकि ये डॉट अनडॉटेड है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये रिवर्स बायस होता है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और तब वो यूं करके करंट गुजारता है। दोनों सिचुएशंस के अंदर जो यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होता है, इसको अगर मैं V sub x कह दूं, तो ये जो वोल्टेज डेवलप होता है ये यही वाला वोल्टेज है विद दिस गाय, दीज गाइज रिवर्स्ड, ऊपर की तरफ आए हुए। जैसे आपको याद होगा, आप जब इसके यहाँ पे साइनोसॉइड देते थे इस तरह के, तो जो इधर वाली साइड बनती थी उसमें ये चीज़ें ऊपर मूव कर जाती हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ हो रही है, ये चीज़ें ऊपर मूव कर जाती हैं ऑन दिस साइड। ठीक है, और उसकी वजह से आपके यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होता है। अच्छा, अब आप इसको बढ़ाते हैं, इसको चौड़ा कर दीजिए। लेट्स सपोज कि ये सिचुएशन है, अब क्या बनेगा, अब इस पॉइंट के ऊपर ये नीचे जाएगा, यहाँ से आगे ये कंटिन्यू करेगा, इस पॉइंट तक ये नीचे जाएगा, यहाँ से आगे ये कंटिन्यू करेगा। ये कुछ इस तरह की वेव फॉर्म बनेगी। ये जो जगह थी ना, ये जो जगह थी यहाँ तक, ये जो रीजन है इसमें रिवर्स पैरेलल डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो पोर्शन है, यहाँ भी रिवर्स डायोड कंडक्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम, इमरान, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो 5 बजे फारिग होंगे। ठीक।
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सही। यहाँ पर एक मिनट, मेरे ख्याल है यहाँ अभी भी एक छोटा सा इशू है। जिस वक्त इसको मुझे आपकी बुक में ये डिस्क्राइब नहीं है, आपकी बुक में ये प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन होता एक चीज़ जो मुझे इस वक्त क्लियर नहीं हो रही वो ये है कि जिस वक्त आपका ये डायोड कंडक्ट करता है ना, जो हम देख रहे हैं जिस तरह ये वो पोर्शन है जिसमें डायोड कंडक्ट करता है, एक्चुअली उस वक्त इसकी एनर्जी पीछे डंप हो रही होती है। ये आप देख भी सकते हो, क्योंकि ये करंट आपको इधर जाती नजर आ रही है ना, ये करंट इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब है कि Vs के अंदर, सोर्स के अंदर आपकी एनर्जी जो आपने कोर में स्टोर की थी ना, वो उधर फेंक रहे हो आप। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो पोर्शन होता है, इसमें कभी एनर्जी लोड को कनेक्ट नहीं हो रही होती। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि आपके जब भी आप ट्रांजिस्टर्स को ऑन करते हो ना, ये फॉरवर्ड कन्वर्टर है, दिस इज अ बक कन्वर्टर बेसिकली। जब भी आप इसमें ट्रांजिस्टर्स को ऑन करते हो ना, उस वक्त आपकी एनर्जी आउटपुट पे कपल हो रही होती है। जब भी आप इन ट्रांजिस्टर्स को ऑफ करते हो और एनर्जी वापस इस जैसे इस केस में अपने उसमें वो सोर्स में वापस जा रही है, उस वक्त आउटपुट पे कपल नहीं कर रही होती, बल्कि उस वक्त जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है सिस्टम के अंदर वही सर्कुलेट करती है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, वो मेरे ख्याल में जो वेवफॉर्म आनी चाहिए थी ना, वो ये आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए थी। ये क्यों नहीं आ रही है, ये मुझसे मैं अभी नहीं ला पा रहा। ठीक है, आप तो थिंक अबाउट इट। जब आप इसकी वो बना लेते हो ना, डीसी जो बनाते हो, तो इस फॉर्म पे जो Vx बनती है वो आपको ये मिलनी चाहिए, और जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है, दिस इज Ts, ओके। एंड अगर तुम इसको कहो कि ये D टाइम्स Ts है, जो कि एक स्विच का टर्न ऑन टाइम है, अपर ट्रांजिस्टर का टर्न ऑन टाइम है, तो आपकी जैसे किताब कहती है ना, वो इसको लिख रही है, एक्चुअली वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रही है। वो कह रही है कि D जो होता है ना, इसको वो टॉ कह रही है, दिस इज टॉ पीरियड, जिस चीज के लिए ऑन है। ड्यूटी साइकिल को वो डिफाइन कर रहा है टॉ डिवाइडेड बाई Ts ओवर 2। इसका मतलब है कि वो Ts को यहाँ से यहाँ डिफाइन कर रहा है, यहाँ से यहाँ इस जगह तक। वो एक्चुअल जो स्विचिंग पीरियड था उससे आधे पे Ts को डिफाइन कर रहा है। स्विचिंग पीरियड नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं फॉर वन ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को जब आप ऑन करते हैं और फिर दोबारा ऑन करते हैं, इसके दरमियान का जो फासला है वो एक Ts कहलाता है। ट्रूली स्पीकिंग जो Ts फॉर दिस थिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करता है। उसकी वजह यह है कि अपर ट्रांजिस्टर जब आपने ऑन किया, ये अपर ट्रांजिस्टर ऑन किया, अपर ट्रांजिस्टर ऑफ किया, फिर लोअर ट्रांजिस्टर ऑन किया, लोअर ट्रांजिस्टर ऑफ किया, फिर अपर ट्रांजिस्टर ऑन किया, इस तरह कर रहे हैं। तो जो ट्रूली स्पीकिंग जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से आ रही होती है, इस जगह से। लेकिन जो ड्यूटी साइकिल जिस तरह ये डिफाइन कर रहा है किताब वाला, और एक्चुअली करेक्टली स्पीकिंग जो आपकी वी आउट बनती है ना यहाँ पे, वो बनती है इनकी टर्न्स रेशो। अगर फर्स्ट क्या यहाँ पे टर्न्स जो हैं N1 थे और यहाँ पर टर्न्स N2 और N2 थे, मतलब स्प्लिट वाइंडिंग है लेकिन N2 टर्न्स हैं, तो ये आपका बन जाता है N2 ओवर N1 इंटू D। बट दिस D इज दिस गाय, Ts ओवर 2 से आ रहा है।
ठीक है। आपकी इस केस में जो इफेक्टिव स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑन द सेकेंडरी साइड है वो डबल हो गई है। आप यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को एक दफ़ा ऑन ऑफ करते हो, इसको एक दफ़ा ऑन ऑफ करते हो, तो आउटपुट के ऊपर आपको 2 दफ़ा इस तरह पल्स मिलती है, जैसे यहाँ देखते हो। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आपके ये जो कंपोनेंट हैं एल और सी, ये अब डबल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। और डबल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यू कैन नाउ रिड्यूस देयर साइज फर्दर, आधा कर सकते हो। फिल्टर एलिमेंट्स जो होते हैं इंडक्टेंस, और वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी गोज अप। सही है। तो वो जो वेवफॉर्म बनाई है वो सेकेंडरी साइड पर नहीं होगी? ये वाली यस प्राइमरी और सेकेंडरी पे वेवफॉर्म्स एक ही होती हैं। सर, वो आप कह रहे थे जब वो उसे ऑफ होंगे तो कपल नहीं हो रहा होगा, पीछे जा रही होगी। वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं आई हैव टू, मुझे थोड़ा सा उस पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो जो मैं बात करता वो ये थी कि जिस वक्त आपकी एनर्जी रिटर्न हो रही होती है ना, उस वक्त एक्चुअली आपकी एनर्जी यहाँ से सोर्स से उधर तो नहीं कपल हो रही ना, सोर्स तो ऑलरेडी एनर्जी वापस ले रहा है। तो जितनी भी एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड है कन्वर्टर में, वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपके। प्राइमरी पे तो हो रही होगी ना, बीपी से तो फ्लो प्राइमरी यही है ना, उससे यहाँ तो फ्लो हो रही है। क्या चीज़ हो रही है? एनर्जी फ्लो यहाँ तो हो रही है, यहाँ से वापस जा रही है, बिल्कुल जा रही है। उससे यहाँ पे तो आपने तो बीपी में आपने तो बीएस होना चाहिए। बच्चे एक पहली बात तो ये याद रखिए कि चाहे वीपी लूँ चाहे वीएस लूँ, ट्रांसफार्मर है ना, इसमें एक ही है। ट्रांसफार्मर में सिर्फ स्केल हो जाती है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, लेकिन वोल्टेजेस जैसी इधर होंगी वैसी दूसरे कॉइल पे होंगी, ठीक है ना। पोलैरिटीज जो हैं वो डॉट से आ जाती हैं, शक्लें नहीं बदलती, वेवफॉर्म्स वही रहती हैं, सिर्फ ऊपर नीचे हो जाएंगी, वोल्टेज के अंदर और कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। ये मुझे आई हैव टू थिंक अबाउट इट मोर कि भाई ये क्या हुआ है यहाँ पे, बट होना ये चाहिए, ठीक है। और जो एक स्पेसिफिक सर्किट, इस स्पेसिफिक सर्किट का एक फायदा है, वो ये है कि आप ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को अगर किसी वजह से मैं थोड़ी सी डीसी दे दूं प्राइमरी साइड के ऊपर, वो डीसी मैं कैसे दे सकता हूं? अगर मेरा ये वाला ट्रांजिस्टर थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए ऑन हुआ करे इसकी निस्बत। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको इस तरह ही देखिएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए, आपने सपोज करें कि किसी सर्किट से इसको इंप्लीमेंट किया था कि जी इसने अपर ट्रांजिस्टर के लिए ये वेवफॉर्म निकालनी है, लोअर के लिए ये निकालनी है। सपोज करो कि ये जो ड्यूरेशन थी ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती थी, आपके सर्किट में कोई प्रॉब्लम थी, आपने माइक्रो कंट्रोलर से जनरेट किया था, एक में काउंटर की वैल्यू ज़्यादा होती थी, दूसरे में थोड़ी कम होती थी। ओके, सो व्हाट विल दैट डू? अगर ये ज़्यादा देर के लिए ऑन हो रहा है इसकी निस्बत, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो Vs/2 से थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। इसका मतलब सादा सा है कि अगर ये वोल्टेज इधर Vs/2 है और इधर Vs/2 से थोड़ी सी ज़्यादा है, चाहे वो 2 वोल्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसको डीसी मिल रही है, ट्रांसफार्मर को ऑन दी एवरेज एक डीसी वोल्टेज मिल रही है। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी मिल रही हो तो क्या होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर तो रेजिस्टेंस नहीं है, उसका करंट जो है वो बढ़ता जाता है, ड्रिफ्ट करता जाता है, वो कंटिन्यूसली उसका जो फ्लक्स है ना वो एक साइड पे मूव करता जाता है। ये खतरनाक होता है, ठीक है। और एक्चुअली जब हम फुल ब्रिज कन्वर्टर पे अभी जाने वाले हैं तो हम करते ही हैं कि इसी ट्रांसफार्मर को इसी तरह रखते हैं, लेकिन हम इधर फुल ब्रिज लगा देते हैं, एच ब्रिज आपका। जब आप एच ब्रिज लगा देते हैं तो तब उसमें हैजर्ड जो है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका एच ब्रिज जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है उसमें थोड़ी सी भी डीसी आ गई तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये इसमें करंट, डीसी करंट फ्लो करना शुरू कर देती है और इसकी कोर जो है वो एक साइड पे बायस हो जाती है। कितनी बायस हो जाती है वो डिपेंड करता है कि आपकी एरर कितनी ज़्यादा थी, और अगर ये एरर ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो अल्टीमेटली हर्ट होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसी सर्किट का एक वेरिएंट जो है ना वो पुश पुल कन्वर्टर कहलाता है। अगर मैं उसकी तस्वीर बनाऊं यहाँ,
ये एक पुश पुल कन्वर्टर है जो कि आप जितनी यूपीएसएस मार्केट में बाजार में सस्ती वाली मिलती हैं उसमें उन्होंने ये सर्किट लगाया होता है। ये आपकी बैटरी होती है नॉर्मली, इसके ऊपर उन्होंने दो ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं। ये ट्रांजिस्टर इस तरह लगा होता है, आप इसका एमिटर इधर होता है और यूं करके, या ये मॉसफेट होगा या ये ट्रांजिस्टर होगा, और इसी तरह यहाँ इसका एमिटर होगा ऐसे, ये यूं लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स दो। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जिसको मैं ग्राउंड कह देता हूँ फॉर रेफरेंस के लिए। ये एक ट्रांसफार्मर होता है बड़ा सारा। अगर मैंने एसी बनानी है तो मैं इसको ऐसा बाहर ले जाता हूँ, अगर मैंने डीसी बनानी है तो मैं ये वाला सर्किट इस पे लगा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर मैंने डीसी बनानी थी तो मैं इसी तरह ये कर दूंगा, फुल बेस रेक्टिफायर लगा दूंगा, ये चीज कर दूंगा। अब क्या होता है, अगर आप इस ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज अनडॉटेड जगह के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रही है हर वक्त। इस पॉइंट को आप ग्राउंड कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट ग्राउंड होता है तो इस जगह पे इस तरह एक वोल्टेज V सब ऐसे अप्लाई होती है जिस वक्त आपका ट्रांजिस्टर ऑन होता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट के यहाँ डॉट है और यहाँ डॉट है तो ये साइड नेगेटिव हो जाती है और ये ट्रांजिस्टर ये डायोड कंडक्ट करता है और आउटपुट के ऊपर वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होती है। जब आप इसको ऑफ करते हैं तो अगर हम उस प्रॉब्लम को भूल जाएंगे, ये जो हमने इसकी कोर की रीसेटिंग के लिए फिलहाल बात की थी, अगर हम कोर रीसेटिंग और उस मसलों को छोड़ दें और यहाँ कोई वोल्टेज ना हो तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं होती और यहाँ भी कोई, मतलब बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होती, यहाँ तो वोल्टेज रहेगी कैपेसिटेंस की वजह से। जिस वक्त लोअर ट्रांजिस्टर ऑन करते हो तुम तो इस डॉट को पॉजिटिव कर रहे होते हो और ये VS अप्लाई कर देते हो इस वाइंडिंग के ऊपर ऐसे करके, और ये डॉट पॉजिटिव होता है तो अपर डायोड ऑन होता है और उसके थ्रू यहाँ पर एक वोल्टेज अपीयर होती है। नाउ इधर जो मसला होता है ना एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम होता है। अब फर्स्ट करो यहाँ पे N1 टर्न्स थे और यहाँ पे N2 टर्न्स थे, इसका मतलब है यहाँ N1 है, यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ N2 है, बराबर बराबर टर्न्स हैं ऊपर नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ भी N2 टर्न्स हैं और यहाँ भी N1 टर्न्स हैं। अगर ये ट्रांजिस्टर थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए ऑन हुआ करे कंपेयर टू दिस ट्रांजिस्टर, या ये ट्रांजिस्टर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ऑन हुआ करे कंपेयर टू दिस ट्रांजिस्टर, तो होता इफेक्टिवली ये है कि इसकी कोर जो है ना ये बायस हो जाती है। अगर आप लिटरेचर में पढ़ें ना तो यू विल फाइंड के फॉर क्वाइट सम टाइम ये कन्वर्टर्स बड़े अरसे से बन रहे हैं, लेकिन बड़े अरसे तक ना इसमें फेलियर्स होते थे और लोगों को समझ नहीं आती थी कि मसला क्या हो रहा है। आप चला रहे हैं, चलते हुए जो है वो थोड़ी देर चलेगा फिर पटाखा हो जाएगा, या कोर या सिस्टम ओवरहीट हो जाता है, आपका ये ट्रांसफार्मर गर्म होना शुरू हो जाएगा, ट्रांजिस्टर्स गर्म होने शुरू हो जाएंगे। वो क्यों हो रहा होता है? वो इसलिए होना शुरू हो रहा होता है कि आप डीसी करंट फ्लो करा रहे होते हैं। ठीक है, इस मसले का हल क्या है? हाँ, एक सादा जो तरीका होता है ना वो ये उसको हम एसी कपलिंग कहते हैं कि हम यहाँ पे एक कैपेसिटर डाल दें। कपलिंग कैपेसिटर्स पढ़े हुए हैं तुम लोगों ने ना, एम्पलीफायर्स के केस में पढ़े हैं। एम्पलीफायर्स में इनपुट को और आउटपुट को कपल करने के लिए कैपेसिटर लगा देते हो, सिग्नल कपल। तो ये कैपेसिटर जो होता है ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, एसी को गुजरने देता है। ये तो मैंने गलत जगह लगा दिया, यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, इस केस में ये एक्चुअली लग ही नहीं सकता। इसका अगर कोई मैकेनिज्म है ना तो उसको हम करते, उसको वो तरीका कहलाता है करंट मोड कंट्रोल। वो हम अभी बाद में देखेंगे, अगर हमारे कंट्रोल के केस में हम बात करेंगे उसकी, करंट मोड कंट्रोल। उसमें हम करते ही हैं कि बजाय इसके कि हम ड्यूटी साइकिल कंप्यूट करें और वो अप्लाई कर रहे हो, हम करते ही हैं कि इफेक्टिवली ना जो इसमें से करंट गुजर रही है और जो इसमें से करंट गुजर रही है उसको देखते हैं, और हम कहते हैं कि ये करंट जो है ना एक खास हद से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आपने देखा ना कि ये जो करंट है ये जो फ्लो करती है ना तो ये इस तरह की नजर आती है मुझे। इसके ऊपर मैं एक अपर लिमिट लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे ही इस लिमिट पे पहुंचेगी इसको ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देना।
ठीक है। अब अगर कोई ड्रिफ्ट आता है, ये चीज़ फुल ऊपर मूव करना शुरू करती है, तो वो ट्रांजिस्टर खुद ब खुद उसको कट ऑफ करना शुरू करता है। तो जो करंट मोड कंट्रोल है ना, ये बड़ा सेफ रखता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर अभी पावर सप्लाई चिप्स को थोड़ा सा देखिए इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, या यू पुट दिस थिंग ऑन गूगल, तो यू विल फाइंड के अभी जितनी भी पावर सप्लाई चिप्स बनती हैं वो करंट मोड कंट्रोल यूज कर रही होती हैं। जो पुरानी चिप्स थी वो वोल्टेज मोड कंट्रोल यूज करती थी। ये वोल्टेज मोड कंट्रोल बेसिकली डी का कंट्रोल होता है, ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर रहे होते हैं आप, सिंपल, जिसको हम पल्स विद पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर कहते हैं। और बहुत सारी चिपें अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये कर देती हैं। ये जो है ये इफेक्ट, ये उसकी जो करंट होती है उसको अपर और लोअर लिमिट्स के दरमियान ना रेगुलेट करता रहता है। तो उससे आपकी जो चिपें या ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये बच जाते हैं, इनको हैजर्ड नहीं होता। मगर जब आप ये करना चाहो तो अब आपको करंट सेंसिंग के मसले भी होते हैं, आपको किसी तरह उसकी करंट को नापना पड़ता है ताकि पता लगे कि इस वक्त करंट कितना फ्लो कर रहा है। उसके लिए हम करते ही हैं कि यहाँ पे हम रेजिस्टर्स डाल दें और इस जगह से और इस जगह से उठाते हैं करंट की वैल्यू। ये जो वोल्टेज यहाँ पे बनती है ना, ये हमें करंट बता देती है कि करंट कितना है, ठीक है। Okay, now if I take these two points and put them on a H bridge, अब मैं क्या कर सकता हूँ? Call this S1, S2, S3, S4. पहली बात तो मैं आपको अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि यहाँ पे डीसी अगर आ जाए तो डीसी इस केस में भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्रोल। डीसी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट की निस्बत ज़्यादा देर पॉजिटिव रखा या ज़्यादा देर नेगेटिव रखा ऑन द एवरेज, तो यू विल प्रोवाइड डीसी ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दैट विल रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। और मे बी अगर ट्रांजिस्टर्स बहुत बड़े हैं तो आपका ये जो ट्रांसफार्मर है ये जल सकता है, ठीक है। इस तरह के सर्किट में हम बड़े आराम से यहाँ पे डीसी कपलिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर मैं इसमें एक कपलिंग कैपेसिटर लगा दूं तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर इनके ऊपर जो वोल्टेजेस बनती हैं यहाँ पे थोड़ी सी डीसी शामिल होती है तो इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई डीसी नहीं आएगी, ठीक है। कैपेसिटर जो है वो अपने ऊपर डीसी पकड़ लेता है और कोई भी जो एरर कंट्रोल की होती है वो इस चीज़ को या ट्रांजिस्टर्स को हर्ट नहीं कर सकती। तो ये तो खैर एक वो इम्प्लीमेंटेशनल डिटेल है, बुक के अंदर इस तरह नहीं है। इसके कंट्रोल के दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका जो है वो कहलाता है यूनिपोलर स्विचिंग और दूसरा कहलाता है बाइपोलर स्विचिंग। ये भी शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है, पढ़ी। यूनिपोलर और बाइपोलर में फ़र्क क्या था? बाइपोलर किस तरह होती है? 50% ड्यूटी साइकिल के लिए, मतलब किसी पोर्शन के लिए वो एक डायरेक्शन में स्विचिंग होती है, किसी पोर्शन के लिए आपके दूसरी डायरेक्शन में। हाँ, अब इस तरह ना कि आपका जो बाइपोलर है उसमें हम ये करते हैं कि S1
प्लस S4 और S2 और S3 ये साइमल्टेनियस ऑपरेट करते हैं। स्विचिंग फंक्शन जो S1 को जाएगा वही स्विचिंग फंक्शन S4 को जाएगा, और जो स्विचिंग फंक्शन S3 को जाएगा वही स्विचिंग फंक्शन S2 को जाएगा। ये होती है जब हम बाइपोलर स्विचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम यूनिपोलर स्विचिंग कर रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, हाँ हम लोग नहीं, अब चलिए हम इसको एज अ फेज लेग देखते हैं। हम ये कहते हैं कि जो S1 पे जाएगा उसका उल्टा S2 पे जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि कहता यूनिपोलर, उस केस में S1 इज इक्वल टू S2 बार और S3 इज इक्वल टू S4 बार, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। S1 और S3 के जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं, उनकी अपनी कुछ, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीमीडिया। अच्छा, ओके, इसका इफेक्ट, इससे आउटपुट्स कैसी बनती हैं वो हम अभी देखते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक दिस क्लियर कि इनको इकट्ठा ऑन करोगे तो बाइपोलर हो जाएगी, इसको एक दूसरे से इन्वर्जन में ऑन, मतलब इसको एज अ फेज लेग देखो, इसको एज अ फेज लेग देखो तो ये यूनिपोलर होती है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने यहाँ दिखाई हुई है, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के थ्रू आउटपुट को कपल किया हुआ। अगर आप ट्रांसफार्मर के थ्रू आउटपुट को कपल करें तो आपको आइसोलेशन मिल जाती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किताब में उसने कम करके तो ये दिखाया हुआ है आपको। उसने ये कहा कि इसको भी छोड़ दें आप, उसने ये कहा कि आप, बल्कि अगर मैं एग्जैक्टली किताब को फॉलो करूं तो आई वुड ड्रॉ इट लाइक दिस। I would draw it like this, ठीक है। इस चीज के अक्रॉस V आउट डेवलप हो रही है, ये एक सर्टेन इंडक्टेंस L है, ये पार्ट बक फिल्टर है जो जिससे हम फेमिलियर हैं आउटपुट का, बातें नहीं करें। ये बक फिल्टर है और ये आपका नॉन एच ब्रिज है जो कि इन दो तरीकों से कंट्रोल हो रहा है, बाइपोलर या यूनिपोलर। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपोलर, लेट्स से। बाइपोलर का मतलब है कि S1 और S4 जो हैं वो इकट्ठे ऑन होंगे। सपोज करें, यार ये आप लोग क्या बातें कह रहे हैं मुझे भी बताएं ना। व्हाई डू यू स्टार्ट टॉकिंग, एकदम से बजिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। सपोज ये S1 का स्विचिंग फंक्शन है। अगर ये S1 का स्विचिंग फंक्शन है तो यही जो है ये S4 का स्विचिंग फंक्शन है, दोनों पे सेम फंक्शन जा रहा है। जिस वक्त तुम्हारा S1 ऑन होता है उस वक्त S2 जो है वो ऑफ होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो कंडीशन है, अभी हम आगे देखते हैं कि ये इसके पर दो कंडीशंस एक्चुअली किसी भी फेज लेग पे लगती हैं। एक ये कि S1 ऑन
implies S2 ऑफ, बट क्या ये एक और रिक्वायरमेंट हमने शुरू में एक दफ़ा डाली थी कि जब भी आप इस तरफ करंट सोर्स लगाते हैं, इधर वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे आपको पता है ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है Vs, अगर यहाँ पे करंट सोर्स कनेक्टेड है, इस करंट को हमेशा रास्ता चाहिए होता है। इसका मतलब ये कि ये पॉइंट कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, आप करंट सोर्स को ओपन नहीं कर सकते, दिस इज आर नॉट अलाउड। दैट मीन्स के अगर S1 ऑन है तो S2 ऑफ होना जरूरी है, या वाइस वर्सा, ये ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई एक का ऑन होना भी जरूरी होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसको रास्ता चाहिए। अगर यहाँ पे करंट ने फ्लो करना है तो उसको रास्ता चाहिए। अगर करंट बाहर को जा रहा है तो या तो वो इसमें से गुजरेगा या वो इसमें से गुजरेगा। अगर करंट अंदर को आ रहा है तो वो या इधर से गुजरेगा या इधर से, ठीक है। अच्छा, विद दीज कंडीशन हमें ये पता लग जाता है कि जिस वक्त S1 ऑन होगा उस वक्त S2 ऑफ होगा, और जिस वक्त S2 ऑन होगा उस वक्त S1 ऑफ होगा। तो मैं अगर इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ तो ये प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी मुझे पता है कि जब मैंने इसको ऑन किया तो मैंने साइमल्टेनियसली इसको ऑन किया, तो मैंने पूरी चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया। ओके, नाउ इंडक्टेंस के अंदर या हाँ, यहाँ पे से V सब L जो है ये कैसा अप्लाई होगा, और इंडक्टेंस के करंट किस तरह चल रहा होगा। इंडक्टेंस का करंट किसी भी पॉइंट से जिस वक्त S1 ऑन होता है, अगर यहाँ S1 ऑन हुआ था तो इंडक्टेंस का करंट जो है वो कोई पॉजिटिव स्लोप देख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो यहाँ से शुरू हो रहा है, 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 लेट्स से यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यूँ जा रहा है, ये यहाँ पहुँचेगा, कितने रेट के ऊपर राइज करेगा। Vs, यहाँ पे मैं ये वोल्टेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस इंडक्टेंस VL के ऊपर नजर आएगी। ये VL कितना बनेगा, ये ऑन है, इसका मतलब ये नीचे कनेक्टेड है, ये ऊपर कनेक्टेड है, इसका यहाँ पर जो है वोल्टेज वो Vs अप्लाइड है। अगर ये Vs है तो VL विल बी इक्वल टू Vs माइनस VL, Vs माइनस V0, ये पॉजिटिव वोल्टेज एक अप्लाई होगी। यहां पहुंचने के बाद हम स्विचों को उल्टा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं यार क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको कॉल बैक करूंगा वापस। नाउ एट दिस पॉइंट you turn off S1 and S4. When you do that, of course ये switches जो हैं ये अपनी उलट हो जाते हैं, पोजीशन रिवर्स करते हैं। अब ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, irrespective of the fact कि ये ऑन हो या ना हो, एक्चुअली डिवाइस ये जो डायोड्स होते हैं ना ये कंडक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर अगर ये वाले स्विचेस ऑन है तो इसका मतलब है ये वोल्टेज अब उलट गई, पोलैरिटी उलट जाती है। ये वोल्टेज वैसी रहती है, ये वोल्टेज की डायरेक्शन भी वही है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करती है वो माइनस Vs माइनस V0 हो जाती है। सॉरी, ये तो मैं दूर तक ले गया, ये यहाँ तक होगी। सही है। हमारा रेफरेंस पॉइंट वही था ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में हमारी VL डिफाइंड है, इसको तो हमने नहीं छेड़ा। पहले Vs यूं थी, अभी Vs यहाँ हो गई है, ठीक है। तो इस लूप के अंदर तो सिर्फ एक वोल्टेज उल्टी है ना, मेरा रेफरेंस सब कुछ वही था, मैं यहाँ से यहाँ मेजर कर रहा था। ये वोल्टेज इस तरह चली जाती है। अब कंडीशंस वही हैं, अगर ये चीज़ सक्सेसफुली चलनी है और ये स्टेडी स्टेट में चल रही है तो ये एरियाज बराबर होंगे।
और अगर ये पोर्शन ये टाइम d टाइम्स ts है और ये टाइम ts है, तो उस या ये 1 माइनस डी टाइम्स ts है, तो उस सूरत में आप इसको निकाल सकते होंगे। क्या निकलता है कि डी टी एस मल्टीप्लाइड विद वी एस माइनस वी नॉट प्लस या माइनस कर लें इसका, वी एस प्लस वी नॉट 1 माइनस डी टाइम्स टी एस इक्वल टू 0। सही है, ठीक लिखा है। दिस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम, दिस voltage multiplied by this time. So now I can put an equal sign here and I can take TSCs out. So dVs minus dV naught is equal to Vs plus V naught minus dVs minus dV naught. माइनस डी वी नॉट दोनों तरफ है तो ये गायब हो जाता है। वी एस इधर भी है, वी एस इधर भी है, तो क्या हो गया? कौन सा? ये डी वी एस इधर चला जाता है, ये भी वी एस भी है इधर। 2d वी एस माइनस वी एस इज इक्वल टू वी नॉट, ये आ रहा है। ओके, सो आपका जो वी नॉट निकला, इसको मैं अगर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? ये 2d माइनस 1 इज इंटू वी एस। सो ये आपका ट्रांसफर रिलेशनशिप बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर ड्यूटी साइकिल जो है वो 0 होता तो ये माइनस वी एस के बराबर होता। ड्यूटी साइकिल 0 हो, डी 0 हो, तो ये माइनस वी एस के बराबर होगा। अगर ड्यूटी साइकिल 50% हो तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये ड्यूटी साइकिल 0 से 50% से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव वी एस तक चला जाएगा। अच्छा, वो चीज़ यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, बेसिकली आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है ना इस पॉइंट के ऊपर, d टाइम्स वी एस के लिए वो पॉजिटिव वी एस अप्लाई होती है, और 1 माइनस डी टाइम्स वी एस के लिए माइनस वी एस अप्लाई होती है। तो अगर ये 50% ऑफ द टाइम पॉजिटिव वी एस और 50% ऑफ द टाइम नेगेटिव वी एस अप्लाई हो रही हो, तो यहाँ पे तो उसकी एवरेज निकलती है ना, फिल्टर आउट होके। अगर वो 50% टाइम पॉजिटिव है, 50% ऑफ द टाइम नेगेटिव है, तो वो 0 आउटपुट हो जाती है। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में रखते हैं तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हैं तो आप यहाँ एक पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। सो दिस कन्वर्टर इन दिस मोड कैन जनरेट अ वोल्टेज फ्रॉम प्लस वी एस टू माइनस वी एस एनीवेयर बाय कंट्रोलिंग योर ड्यूटी साइकिल। सही है, ये तो एक पॉसिबल स्विचिंग का मैकेनिज्म है। जो दूसरा मेथड है, टाइम क्या होगा? 4:43। कल सुबह 9 बजे क्या? ओए हो, आज आपको बड़ा जुल्म हुआ है। रोज होता है या आज कभी कभी होता है? और फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर आप पे चलो रोज होना चाहिए तुम्हारे साथ, इसलिए इस एक के साथ होना चाहिए यार। देखो कभी कभी हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्र करो, सब्र, ठीक। ओके, इसको हमने बाइपोलर स्विचिंग क्यों, पहली बात मैं आपको बताऊं, इसको बाइपोलर स्विचिंग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज बनता है ना वो दोनों डायरेक्शन में
मूव करता है। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये बाईपोलर स्विचिंग हम इसको कहते हैं। मैंने अगर आपकी वेवफॉर्म इस तरह की हो ना, ये बाईपोलर वेवफॉर्म कहलाती है। और अगर यूनिपोलर वेवफॉर्म हो तो वो जाती वो भी नेगेटिव है, लेकिन वो जीरो पे भी रह सकती है। अगर ये जीरो पे रह सके ना, 0 वोल्ट जनरेट कर सके, अगर ये 0 वोल्ट जनरेट कर सके तो ये यूनिपोलर स्विचिंग कहलाती है। ठीक है, जब हम इन फेज लेग्स को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस सम स्टेट्स जिसके अंदर 0 वोल्टेज अपीयर होती है। और वो कौन सी स्टेट्स होती हैं? वो वाली स्टेट्स होती हैं जब ये वाला ट्रांजिस्टर और ये वाला ट्रांजिस्टर इकट्ठे ऑन हो। ठीक है, अगर अपर दोनों स्विचेस इकट्ठे ऑन हो जाएं या लोअर दोनों स्विचेस इकट्ठे ऑन हो जाएं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी ऑन है ये भी ऑन है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में शॉर्ट हो रहे हैं इसके थ्रू, या ऊपर वाले दोनों ऑन है। ये कभी नहीं हो सकता ये चारों ऑन है, चारों या ये एक फेज लेग में हम कभी भी इकट्ठे ऑन नहीं करते, वी नो दैट। ये इकट्ठे ऑन नहीं होंगे, लेकिन ये तो हो सकता है कि ये दोनों इकट्ठे ऑन है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट फेज लेग्स हैं। ठीक है, सो जब हम ये ऐसी स्विचिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हो जिसमें ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑन हो जाएं, उसको हम कहते हैं यूनिपोलर स्विचिंग। जी कुछ कहा? नहीं कहा। अच्छा, ये जो यूनिपोलर स्विचिंग है ना, ये इन्वर्टर्स के अंदर काफ़ी यूज़फुल होती है। इन्वर्टर से मुराद ये है कि अगर आपके पास ये डीसी वोल्टेज होती और इसको आप छोड़ दें, फिलहाल आप कहें कि जी ये जो वोल्टेज है ना ये मेरा कंसर्न है, इसके ऊपर मेरा लोड कनेक्टेड है, ये अब आपका इन्वर्टर है। इस वोल्टेज को, ये इफेक्टिवली एसी वोल्टेज आपने पहले भी देखा था कि यहाँ पे प्लस वीएस आ रहा है, माइनस वीएस आ रहा है। पहले ये हो रहा था कि ये प्लस वीएस और माइनस वीएस के दरमियान सिर्फ मूव कर रहा था, 0 वोल्ट्स नहीं दे सकते थे आप। अब ये हो रहा है कि आप इस तरह कर सकते हैं कि प्लस वीएस 0 वोल्ट या माइनस वीएस अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 वोल्टेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर वही है, नंबर ऑफ स्विचेस वही हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वही हैं, सिर्फ आपने कंट्रोल मेथड चेंज किया है। मैं आपको क्विकली ये स्टेट एक दफ़ा दिखा देता हूँ, बाकी जो इसमें तफसीलात हैं वो आपके ऊपर नहीं डालता मैं। अगर बहुत सादा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि आपने 50% ड्यूटी साइकिल के साथ S1 को चला दिया और 50% ड्यूटी साइकिल के साथ ही S2 को चला दिया, लेकिन उन दोनों को इस तरह चला दिया। एक सर्टेन फेज डिफरेंस के साथ दोनों 50% ड्यूटी साइकिल के साथ चलते जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये S1 है तो ये है S3। अगर S1 और S3 स्पेसिफाइड हैं तो S2 और S4 इनके उलट हैं, S1 का उलट है और वो S3 का उलट। इस सूरत में जो यहां V आउट बनती है वो कैसी बनेगी? जिस वक्त S3 ऑफ है उसका मतलब है कि S4 ऑन है। ये पॉइंट 0 पे कनेक्टेड है और ये 1 है, तो इसका मतलब है ये ऊपर कनेक्टेड है, तो ये VS अप्लाई हो रही है, इस पोर्शन में VS अप्लाई हो रही है। उसके बाद ये भी ऑन कर दिया तुमने S3 को भी, S1 अभी भी ऑन है, यहाँ से यहाँ तक जो है 0 वोल्ट अप्लाई होती है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो है माइनस VS अप्लाई होती है। फिर यहाँ से इस पोर्शन तक 0 वोल्ट्स, इस तरह की एक वोल्टेज आ जाती है। अब ये जो वोल्टेज है, अगर मैं इन दोनों के फेज रिलेशनशिप को छेड़ दूं, अगर मैं इसको इधर पुल करना, खींचना शुरू कर दूं, अगर मैं इसको इधर खींचना शुरू कर दूं, दोनों को फेज अलाइन कर दूं, बिल्कुल एक फेज में ले आऊं,
तो आउटपुट जो है वो 0 पे चली जाती है। अगर मैं इसको एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दूं और बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट रिलेशनशिप में ले जाऊं, तो वहां पे आउटपुट जो होती है वो एक स्क्वायर वेव बन जाती है। अब हो ये रहा है कि ये जो तुम्हारी शक्ल ये जो बनी है ना, वेव फॉर्म जो बनी थी ये वाली, इसका अगर तुम वो देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म देखो ना इस स्पेसिफिक वेव फॉर्म का, तो इसमें एक तो फंडामेंटल वोल्टेज प्रेजेंट है जो कि इस तरह कर रही है, एक इसके फिर हार्मोनिक्स मौजूद हैं, ठीक है। वो हार्मोनिक्स व्हेन यू चेंज दीज बिट्स, वो हार्मोनिक्स की जो साइज होता है और जो लोकेशन है वो चेंज होती है, ठीक है। हम लोग जब इस अगले चैप्टर में जाएंगे तो वी विल टॉक अबाउट कि जी ये किस तरह उसका हार्मोनिक प्रोफाइल कैसे बनता है। इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ये वाला फंडामेंटल वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है, ये फंक्शन होता है कि तुम्हारा ये विड्थ क्या है। अगर ये विड्थ को चौड़ा कर दो तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और अगर उस विड्थ को कम कर दो तो एम्पलीट्यूड नीचे आना शुरू हो जाता है, फंडामेंटल का एम्पलीट्यूड। इसका मतलब अगर तुम फर्ज किया ये 50 हर्ट्ज बना रहे थे, अगर तुम फर्ज किया ये 50 हर्ट्ज पे स्विचिंग कर रहे थे, तो अब तुम्हारे पास एक मैकेनिज्म मौजूद है जिसके थ्रू तुम 50 हर्ट्ज के फंडामेंटल का मैग्नीट्यूड रेगुलेट कर सकते हो। अगर ये फर्ज किया तुमने यूपीएस बनाया था इस तरह, तो और ये यूपीएस की आउटपुट थी जिससे तुम अपने किसी सिस्टम को पावर कर रहे थे, तो उस सूरत में यू कुड रेगुलेट योर आउटपुट वोल्टेज बाय कंट्रोलिंग द फेज रिलेशनशिप ऑफ द फायरिंग, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ानी हो तो इनको ऐसे खींच दो, वोल्टेज कम करनी हो तो इनको अलाइन करना शुरू कर दो, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी। सही है। अगर मैं इस वोल्टेज को रेक्टिफाई कर दूं, जैसे मैंने पहले रेक्टिफाई किया हुआ था, या मैंने सिंपल एलसी लगाया हुआ था, उस सूरत में क्या होगा, ये जो चीज़ बन रही है ये उलट के ऊपर चली जाती है, एंड आई सी के वो वही वाला जो बक कन्वर्टर था वही बन जाता है। इसकी ड्यूटी साइकिल मैं छेड़ सकता हूँ बाय कंट्रोलिंग माय लोकेशन, और सही है, बाय कंट्रोलिंग माय फेज एंगल आई कैन कंट्रोल कि ये विड्थ कितनी है उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और उसके मुताबिक मैं अपने आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। आपकी बुक ये बताती है कि अगर मैं स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता और मैं इस जगह के ऊपर एल और सी जिस तरह पहले लगे हुए थे, अगर मैं यही रहने देता हूँ, तो इस केस में भी जो मेरा ट्रांसफर रिलेशनशिप बनता है वो वही बनता है जो पहले केस में बना था। आई कैन प्रोड्यूस बोथ एन पॉजिटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि जो मैंने अभी बात की है वो गलत तो नहीं। अच्छा, तो दिस इज इक्वेशन 644 इन योर बुक विच सेज कि इसके केस में भी जो टॉ वी वी जो वोल्टेज रिलेशनशिप होता है वो 2d - 1 ही होता है, ठीक है। क्या तुम लोगों को छुट्टी करने का कितना शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है। ये शौक कब से है? हमेशा से है? ये फाइनल ईयर में हुआ है? अरे पहले आप लोग बहुत पढ़ते थे, पहले आप लोग कहते थे टीचर को पढ़ाओ, वो टीचर पढ़ाते नहीं थे, आप लोग कहते थे पढ़ाओ, हाँ? अच्छा, अटेंडेंस 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 लगानी है, अटेंडेंस लगा, अटेंडेंस शॉर्ट है, उस दिन लगी है, पक्की बात है, देख लो यार, कंफर्म कर दो अगर एक्स्ट्रा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम।